नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। चुनावी बदलावों के बारे में हमारे जो लेक्चर आ रहे थे उसी सीरीज को अब आगे बढ़ाते हुए यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का 107वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम 1996 के बाद हुए बदलावों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जो टाइम ड्यूरेशन बांटा था 1996 के पहले बाद में, और हम देख सकते हैं कि वर्तमान में यानी 1906 में ही हुए बदलावों के बारे में हमने चर्चा करनी थी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1996 में जो यहाँ पर रिफॉर्म लाए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म लाए गए, इसके लिए कमेटियाँ गठित की गई। तो यह किस प्रकार से हुए वह हम इस लेक्चर में समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं कि 1996 के बाद कौन से ऐसे बदलाव हुए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और अवेयरनेस की दृष्टि से भी आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा यह पहुंचाएंगे। 1996 की बात करें तो इस समय पर दिनेश गोस्वामी कमेटी को गठित किया गया, जो कि क्या करने वाली थी, इलेक्शन यानी जो चुनाव में होने वाले बदलाव हैं उनको डालने वाली थी। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर बदलाव के बारे में बात की गई। तो हम देख सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इंसल्ट इन नेशन, यानी सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा नेता निकल कर जाता है तो जो कि इसी प्रकार के जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्र के जो ऑनर हैं, इन सभी चिन्हों का क्या आदर नहीं करता तो वह किसी लायक नहीं है, यानी उसको नेता बनने लायक नहीं है, जो कि हमारे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए। तो इसमें हम देख सकते हैं प्रतिनिधि यदि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो उसे 6 वर्ष के लिए राजनीतिक पद से सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी 6 वर्ष तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है कि उसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है या राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं किया है, तो इस प्रकार से उसको सजा दी जा सकती है। आगे देख सकते हैं, यदि कोई प्रतिनिधि चुनावी समय में शराब आदि का वितरण करता है। हम देख सकते हैं कि क्या बात कहाँ पर हो रही है, 1996 की। बहुत सारे वर्ष बीत चुके थे। हमने देखा कि पहले जो हमारे मंत्री जी हुआ करते थे वह देवता के स्वरूप माने जाते थे, कई लोग उनकी बातें मानते थे। चूँकि हम देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो फ्रीडम फाइटर और वकील हुआ करते थे वह ही आगे चलकर क्या बने, मंत्री बने। और इसके बाद देख सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हो गया तो यहीं पर अव्यवस्थाएं फैलना प्रारंभ भी हो गईं। कुछ बाहुबली नेता हुआ करते थे, जिस प्रकार से हमने बूथ कैप्चरिंग के बारे में पढ़ा कि वह जो पोलिंग बूथ है उस पर कब्जा कर लेते थे और गलत तरीके से वोटिंग वगैरह कराते थे। अब साथ ही हमने देखा कि शराब का प्रचलन भी होने लगा था, कि चुनाव में शराब बांटना एक प्रथा सी बन गई थी कि जहाँ पर भी चुनाव होता है तो लोगों को शराब के माध्यम से या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा के बरगलाया जाता था और उनको गलत तरीके से मतदान कराया जाता था। तो दिनेश गोस्वामी जी ने जो कमेटी गठित की उसमें इस चीज़ की भी चर्चा की। इन्होंने कहा कि यदि कोई प्रतिनिधि शराब आदि का वितरण करवाता है तो उसे फाइन लगाया जाएगा तथा 6 माह तक का कारावास का प्रावधान दिया जाना चाहिए, और यह प्रावधान यहाँ पर जो कि स्वीकार कर लिए गए। आगे देख सकते हैं और बदलावों के बारे में यदि हम देखें तो नंबर ऑफ प्रपोजर की बात करें तो यदि किसी रजिस्टर्ड पार्टी का सदस्य पर्चा भरने जाता है तो यानी हम देख सकते हैं कि प्रपोजर यानी कोई यहाँ से जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि पहले कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति निकल कर जाता था और वह क्या कर देता था, पर्चा भर देता था। इस समय यहाँ पर बहुत बड़ी सूची हो जाती थी और हम देख सकते हैं कि कई लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाते थे। तो हम देख सकते थे कि रजिस्टर्ड पार्टी का कोई भी एक सदस्य जब पर्चा भरने जाता है तो उसे एक सदस्य का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यानी एक अन्य सदस्य उसके साथ जाना चाहिए जो कि उसका समर्थन करता हो। तो थोड़ी सी इसमें क्या कर दिया कि जो प्रक्रिया हुआ करती थी, इंडिविजुअल जो फार्म भर देता था उसके लिए अब एक साथ में समर्थन देने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तथा उसका ये कंडीशन किसके लिए रखी गई, रजिस्टर्ड पार्टी के लिए। यानी रजिस्टर्ड पार्टी के बारे में वैसे ही गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ट्रस्ट होता है कि क्या है, जो पार्टी यहाँ पर रूल कर चुकी है, जो कि रजिस्टर्ड हो चुकी है, वह क्या करी, वो अच्छा सा कैंडिडेट लेकर आएगी।
इसके अलावा हम देख सकते हैं वहीं सामान्य व्यक्ति यदि फार्म भरने जाता है, अब यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है, यदि कोई सामान्य व्यक्ति जिसकी कोई अभी पार्टी नहीं है वह फार्म भरने जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि जो निर्दलीय यहाँ से जाता है तो उसके लिए 10 लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उसको 10 लोग ऐसे अपने साथ में ले जाने होंगे जो उसका समर्थन करते हों। तो हम देख सकते थे पहले जो सामान्य व्यक्ति जाते थे तो वह सीधे तौर पर जाते थे और क्या कर देते थे, पर्चा भर देते थे। और हम देख सकते हैं कि कमेटी की सिफारिश के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया कि उसको कुछ व्यक्ति ऐसे लेकर जाने होंगे जो उसका समर्थन करते हों। अब डेथ ऑफ कंडीशन की बात करें तो डेथ कंडीशन क्या होती थी कि कई नेताओं की, जैसे कि हमने इंदिरा गांधी जी के बारे में देखा था कि उनको असैसिनेशन कर दिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और भी कई नेता जैसे कि उन्हीं के पुत्र राजीव गांधी को भी यहाँ पर असोसिएशन हो गया था तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नेता अपने टर्म्स के जो उनका समय काल चल रहा उसके बीच में ही क्या हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी या उनको निरस्त कर दिया जाता था। अब इस कंडीशन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह एक सवाल पैदा होता था। तो यहाँ पर हम देख सकते थे पूर्व में यदि प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती थी तो चुनाव को रद्द कर दिया जाता था, लेकिन हम देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। प्रावधानों को परिवर्तित करते हुए प्रतिनिधि के स्थान पर उस पार्टी के दूसरे सदस्य को चुनाव में खड़ा कर दिया जाएगा, इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया। इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा कि पार्टी अपना कैंडिडेट डिसाइड कर ले कि अब वह दूसरा कैंडिडेट किसको सामने लाना चाहती है। यदि इस अवधि में पार्टी अपना प्रतिनिधि सामने नहीं ला पाती तो चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। यानी हम देख सकते हैं कि यदि क्या होता है कि 7 दिन में पार्टी अपना कैंडिडेट, सामान्यतः वो कैंडिडेट तो लेकर आ जाती है, लेकिन यदि इस 7 दिन के समय में भी वह अपना कैंडिडेट नहीं चुन पाते तो यहाँ पर चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है, वह फिर से भी चुनाव कंडक्ट यानी चुनाव करवा सकता है, जिसे कि उपचुनाव कहते हैं। अब हम उपचुनाव की बात करें और जिसे कि वाई इलेक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके बाद हम प्रॉक्सी वोट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अभी हम चुनाव की बात करें तो सामान्यतः चुनाव 5 वर्ष में कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव हैं 5 वर्ष में संपन्न करा दिए जाते हैं। 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन यदि किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है या उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि उपचुनाव कराए जाते हैं। उस क्षेत्र में उन मंत्रियों के लिए फिर से उपचुनाव कराए जाते हैं। इसकी अवधि भी एक समय सीमा तक रहती है। मान लो 5 वर्ष का टर्म्स है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 वर्ष में ही क्या हो गया, 4 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं तो 1 वर्ष के लिए चुनाव नहीं कराए जाते। यदि 3 या 2 वर्ष का समय रहता है तो यहाँ पर उपचुनाव करा दिए जाते हैं। सामान्य सीट खाली होने पर 6 माह तक की अवधि के लिए चुनाव कराने होते हैं, लेकिन यदि चुनाव कराना उस स्थान पर गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है, यानी हम देख सकते हैं सामान्यतः जो खाली सीट हो जाती है, जैसे कि किसी ने इस्तीफा दे दिया है, किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई है, तो इस कंडीशन में जो सीट खाली हो जाती है उस पर 6 माह के अंदर क्या कराने होते हैं, चुनाव करवाने होते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर स्थिति गंभीर है, चुनाव कराने की संभावना नहीं है, तो क्या हो सकता है, तब चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार के साथ सलाह लेकर अन्य निर्णय भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं हॉलीडे टू एम्प्लॉय ऑन द पोलिंग डे। तो हम देख सकते हैं पोलिंग डे कौन सा होता है। पोलिंग डे में क्या होता है कि जिस दिन यहाँ पर मतदान कराना होता है उस दिन की छुट्टी रखी जाती है, तो हॉलीडे की बात यहाँ पर की जाती है। और यह आम हॉलीडे नहीं होता है, यह पेड हॉलीडे होता है। यानी यहाँ पर अधिकारियों के लिए क्या दिया जाता है, वोट डालने के लिए छुट्टी भी दी जाती है और साथ में उसकी पेमेंट भी दी जाती है। तो जिस दिन हमारे देश में चुनाव होते हैं उस दिन का अवकाश रखा जाएगा तथा उस दिन अधिकारियों की तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी। यह पेड हॉलीडे होता है। कोई भी प्रतिनिधि को 2 क्षेत्रों से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकता। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से फॉर्म भरते हैं और उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि दोनों से वह जीत कर आते थे और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर वाराणसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो यह उदाहरण के रूप में आपने देखा। तो कोई भी व्यक्ति केवल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या भर सकता है, पर्चा भर सकता है। अब प्रोहिबिशन ऑफ आर्म की बात करें, यानी
जो कि हथियारों के संबंध में भी कुछ प्रावधान रखे गए। चुनाव के समय हथियारों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हम देख सकते हैं बूथ कैप्चरिंग के समय हथियार लेकर भी लोग अंदर पोलिंग बूथ के अंदर घुस जाते थे, और हम देख सकते थे डराने धमकाने जैसी भी बातें निकल कर आती थी। तो हम देख सकते थे कि यहाँ पर क्या बात की गई दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा कि जो हथियार हैं उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए चुनावी समय पर। ऐसे क्षेत्र जहां पर विवाद होने की संभावना हो वहां के हथियार प्रतिबंधित कर दिए जाएं। यदि हथियार रखना इस समय अपराध की श्रेणी में रखा जाए, यानी हथियार लेकर बाहर निकलना अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि हम देख सकते हैं कि आचार संहिता के समय कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि संभावित होते हैं, जहां पर दुर्घटना होने की संभावना होती है, विवाद होने की संभावना होती है, वहां की लाइसेंसी बंदूकें होती हैं वह यहाँ पर थाने में रख दी जाती हैं या सरकार द्वारा अपने यहाँ पर ले ली जाती हैं। इफेक्टिव कैंपेनिंग की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रचार का समय होता है जो कहता है कैंपिंग, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले 20 दिन का समय दिया जाता था। अब इनके द्वारा समझाया गया कि 20 दिन का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। इतने समय में यह चुनाव बहुत लचीले होते हैं। यह जो समय होता है यहाँ प्रचार के समय होते हैं, यहाँ पर को बहुत सारी गलत एक्टिविटी भी होती हैं, शराब वगैरह का वितरण और जमाने की चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसके जो समय सीमा है उसको घटाने की बात की गई। तो हम देख सकते हैं प्रचार की समय सीमा को 14 दिन कर दिया गया। आगे देखते हैं 1996 के बाद हुए चुनावी बदलाव में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम देख सकते हैं कि पहले 10 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। यानी राष्ट्रपति के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें ढेर सारा दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर ढेर सारे कैंडिडेट यदि हो जाएंगे तो चुनाव करा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एकल संक्रमणीय पद्धति का यहाँ पर यूज किया जाता है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको व्याख्यान में समझाया है। तो हम देख सकते थे पहले क्या होता था कि 10 लोगों की इनको सदस्यों की आवश्यकता होती थी। जब किसी एक कैंडिडेट का 10 सदस्य क्या करते थे, मनोनीत कर देते, उसको बता देते थे कि यह हमारी तरफ से क्या होगा, यह चुनाव लड़ेंगे, इनका समर्थन प्राप्त है। तो हम देख सकते हैं कि अब इसको 50 कर दिया गया है, यानी अब इसको और भी कठिन बना दिया गया ताकि 2 या 3 ऑप्शन ही विकल्प ही आपके सामने बचे और उनका वोटिंग कराई जाए। हम देख सकते हैं कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी 2 कैंडिडेट हुआ करते थे। एक कांग्रेस की तरफ से निकल कर आए थे और एक बीजेपी की तरफ से निकल कर आए थे, जो कि हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख सकते हैं, उनको चुन लिया गया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पर्चा भरने के लिए क्या है 5 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती थी। अब इसको 20 कर दिया गया है। पहले पर्चा भरने के लिए 25,000 रुपये जमानत राशि देनी होती थी और 1996 के बाद इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। यानी 2500 देनी होती थी, अब इसको 15,000 कर दिया गया है। पहले हम देखते थे कि बहुत कम फीस लग रही है तो कोई भी जाके क्या कर देता था, पर्चा भर देता था। अब थोड़ी सी मोटी रकम यानी 15,000 रकम यहाँ पर कर दी गई है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई लोग ऐसे बच जाते हैं जो कि जमानत राशि को जमा नहीं करते हैं और इसके चक्कर में फिर चुनाव ही नहीं लड़ते। प्रॉक्सी वोट की बात करें तो प्रॉक्सी वोट क्या होता है? प्रॉक्सी का अर्थ ये होता है कि यदि आप स्कूल में गए हैं तो स्कूल में आपने देखा होगा कि कई बार आपको एप्लीकेशन देनी होती थी जब आपको उपस्थित नहीं होते थे, और कई बार आप अपने दोस्तों से बोल देते दोस्त भी ऐसा कर देते हैं कि फ्रेंड से आप बोल देते थे कि अब मेरी प्रॉक्सी लगा देना, यानी मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी क्या कर देना, हाजिरी लगा देना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी कारण बस वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते तो उनका मतदान कराने का प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि क्या होता है जब चुनाव होता है तो उस समय पर ड्यूटी लगती है, इसमें आम फोर्स लगती है, शिक्षक शिक्षिकाएं, और हम देख सकते हैं कई अधिकारी यहाँ पर क्या किए जाते हैं, चुनाव में लगाए जाते हैं। तो उनको भी तो वोट डालने का अधिकार है। एक ही दिन में सारे देश में चुनाव कंडक्ट कराया जा रहे हैं। अब वो जॉब करेंगे यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जॉब करेंगे या अपने पोलिंग बूथ पर, यानी यहाँ जिस क्षेत्र के हों वहाँ से वोट डालेंगे। तो इस प्रकार से उनके लिए क्या किया जाता है, प्रॉक्सी वोट का प्रावधान रखा गया है। अब हम देख सकते हैं कि कुछ विदेशों में भी जाते हैं और वहाँ पर निवास करते तो उनके लिए भी प्रॉक्सी वोट के प्रावधानों को जोड़ा गया। अब डिक्लेरेशन की बात करें, डिक्लेरेशन क्या होता है? आप कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको रिज्यूम देना होता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, आप यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना होता है। आपको सारी जानकारी देना होती है कि आप किस किस प्रकार से कौन कौन से केस आपके ऊपर दर्ज हैं और क्या क्या आपके द्वारा अपराध किए गए हों, संपत्ति वगैरह का ब्यौरा देना होता है, लोन वगैरह जो होते हैं उनको चुकाना होता है।
इसके अंतर्गत आपको आपकी अंतर्गत आपको जानकारी देनी होती है कि आपके द्वारा कितने प्रकार के अपराध किए गए हैं जो कि आपके कोर्ट में पेंडिंग हैं, व कितने केस आपके विरुद्ध न्यायालय में लंबित हैं, तथा संपत्ति का ब्यौरा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हो गई डिक्लेरेशन की बात। चेंज इन राज्यसभा इलेक्शन, यानी राज्यसभा के चुनाव में क्या बदलाव हुए वह यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए उसी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होता था, यानी राज्यसभा जो क्षेत्र हुआ करता है उसका स्थानीय निवासी होना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन 1996 के बाद क्या कर दिया गया, इस प्रावधान को परिवर्तित कर दिया गया। यदि अब आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से पर्चा भर सकते हैं। पहले गुप्त मतदान कराया जाता था, अब हम देख सकते हैं कि जो कि मतदान है, जो कि हम देख सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों में जो गुप्त मतदान कराया जाता था उस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। रजिस्टर्ड पार्टी को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि दूरदर्शन पर इनका प्रचार वगैरह दिखाया जाता है और सरकारी सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। चंदा के रूप में जो राशि यहाँ पर ली जाती थी 20,000 रुपये की से अधिक यदि राशि ली जाती थी उसको चेक में देना होता था, और हम देख सकते हैं इससे कम राशि हुआ करती थी तो उसको कैश में देना होता था। तो हम देख सकते थे इन प्रावधानों को 2017 में परिवर्तित किया गया। यदि आप 2,000 रुपये भी देना चाहते तो उसको चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं चंदे के रूप में। रजिस्टर्ड पार्टी को सरकारी माध्यमों से प्रचार करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए दूरदर्शन हुआ, राज्यसभा टीवी हुआ, इनके माध्यम से उनको प्रचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ब्रेल साइन फीचर्स इन ईवीएम, ईवीएम में ब्रेल साइन का फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। हम देख सकते हैं कि जो ब्लाइंड होते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम देख सकते हैं इस प्रकार की डॉट डॉट लाइन होती हैं, यह ब्रेल लिपि होती है, इसके द्वारा वह शब्द समझे जा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन पर इस प्रकार के चिन्ह भी अंकित किए गए हैं ताकि कोई नेत्रहीन व्यक्ति जाए और वह यहाँ पर चिन्हों के माध्यम से जानकारी ले पाए कि वह अपना मतदान किसके लिए कर रहा है। तो यह फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि आपके 107 व्याख्यान हो चुके हैं, 104 व्याख्यान आपके हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं। सारे देखिए और अच्छे से ज्ञान प्राप्त कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।